है ना। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध उसमें व्यवस्थापन संबंध, कार्यपालिका से संबंधित और वित्तीय संबंध, तीन प्रकार के संबंधों की चर्चा केंद्र राज्य संबंध के दायरे में है। केंद्र राज्य संबंध जो 7वीं अनुसूची से संबंधित है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यहीं पर केंद्र और राज्य के बीच पृथककरण भी है, जो कि कनाडा के संविधान से ली गई है। कुछ बात ऐसा है जहां विदेशी संविधान से अभिप्रेरित होने के बावजूद भी हम उससे कुछ मात्रा में अलग हैं। आर्टिकल 245 यह कहती है कि संपूर्ण भारत में संसद कानून का निर्माण कर सकती है, यानी संपूर्ण भारत में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिकार के तहत ऐसा दिया गया है कि भारत का संसद वो भारत का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भारत का रिप्रेजेंट होने के कारण संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में या कानून बनाने के लिए अधिकृत है। स्वाभाविक है, किसी एक भाग के लिए कानून बना सकती है, संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती है। 246 व्यवस्थापन सूची के संबंधों को दर्शाया गया है। इसमें 3 प्रकार की सूची का जिक्र स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के भीतर किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। और तीनों सूची के अलावा जो निकट भविष्य में आएगा उसके लिए भी यह स्पष्टीकरण हो चुका है, उसे अवशिष्ट शक्तियां कही जाती है। जैसे संघ सूची में चलिए 98 विषय ही वर्तमान में है। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय था, 5 विषय को इंदिरा गांधी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत हटा दिया, तो अब वर्तमान में हो गया 61 विषय। और यहाँ पर समवर्ती सूची में 47 विषय था, तो 5 विषय यही हट गया, इसमें जुड़ गया, ये 52 विषय हो गया। ये 5 विषय कौन हटा राज्य सूची से? तो यहाँ है शिक्षा, वन, वन्यजीव, नापतौल, जनसंख्या नियंत्रण। यह पहले राज्य सूची का हिस्सा हुआ करता था, अब यह समवर्ती सूची का हिस्सा हो गया। इस प्रकार से वर्तमान में 52 विषय इसके अधीन आते हैं। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को या विकल्प में केंद्र को, दोनों में से कोई एक विकल्प होगा। तो इसमें संसद ही अक्सर एग्जाम में विकल्प रहता है, तो संसद या केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के विषय पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। लेकिन एक बात इसके अंदर बात यह है कि यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून का निर्माण करे और केंद्र से बेहतर कानून यदि राज्य बना देती है और राष्ट्रपति से स्वीकृति दे दें, तो राज्य की कानून ही मान्य होगी। लेकिन ऐसा कोई दृष्टांत भारत में अभी तक नहीं हुआ है। संसद द्वारा पारित कानून को ही राष्ट्रपति भी स्वीकार करने का कार्य किए हैं। अब देखिए, इस विषय के भीतर में कभी कभी क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से संघ सूची के विषय के दायरे में कौन आता है, कौन नहीं आता है, राज्य सूची के दायरे में कौन आता है, कौन नहीं आता है। तो महत्वपूर्ण विषय के भीतर में ऐसा देखिए, प्रतिरक्षा, रक्षा, पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार का अधिकार का दायरे में आता है। सशस्त्र सैनिक, परमाणु शक्ति, वैदेशिक संबंध, रेल, डाक, तार, समुद्री एवं जहाज पथ, संधि, युद्ध, शांति, समझौता, मुद्रा, मुद्रा निर्माण, व्यापार, वाणिज्य, आरबीआई, बीमा, उद्योग नियंत्रण, खनिज, जनगणना, सर्वोच्च न्यायालय, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन, ये सारा चीज पर केंद्र बनाता है। सीधा जहां भारत सरकार लिखा है जिस मंत्रालय के ऊपर में, उस विषय से रिलेटेड जो विषय वस्तु है वो केंद्र का विषय में आएगा, इसीलिए सीधा भारत सरकार लिखा जाता है। रेल किस प्रकार ने बनाएगा, भारतीय रेल है। विदेश कार्य, वैदेशिक कार्य भारत सरकार को संपादन करना, चूंकि वैदेशिक कार्य विदेश की यात्रा पर जाने का अधिकार, वहां संधि समझौता करने का अधिकार सीधा सीधा केंद्र सरकार का अधीन आता है। अब कहता है राज्य सूची के विषय में, जो कि 61 विषय है, इस पर कानून राज्य विधानमंडल बनाती है, राज्य बनाती है। इसके विषय में सार्वजनिक स्वास्थ्य, कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कौन बनाता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची के विषय में है, चिकित्सा राज्य सूची के विषय में है, न्याय व्यवस्था राज्य सूची के विषय में आता है, जेल, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, कृषि, सिंचाई, शमशान, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, तलाक, मूल्य नियंत्रण, श्रमिक विवाद,
इस सारे समस्या का समाधान कानून बनाने से संदर्भित अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त होता है। अब कहता है संवर्ती सूची में जो कि 52 विषय वर्तमान में आते हैं, तो 5 विषय ये राज्य सूची से अलग हट के आ गया। ये भी अलग से क्वेश्चन आता है कि इस 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत निम्नलिखित में से किस विषय को नहीं जोड़ा गया है संवर्ती सूची में? किसको जोड़ा गया? नहीं जोड़ा गया तो एक उसमें अलग रहेगा, 4 रहेगा सीधे विकल्प, 3 रहेगा विकल्प, एक कौन नहीं रहेगा, वही ठीक हो उसका उत्तर होगा। तब यहाँ पर देखिए दंड विधि, दंड प्रक्रिया, निवारक निरोध, पागलपन, खाद्य पदार्थ से मिलावट, औषधि, श्रमिक संघ, सामाजिक सुरक्षा, जन मृत्यु आंकड़े, शरणार्थी समस्या, पुनर्वास, ये 5 विषय ये मेजर आते हैं। इसी पर ये क्वेश्चन का आधार भी बन जाता है। तो संवर्ती सूची के भीतर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। इन तीनों विषय के अलावा जो सूची बचेगा इसको कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत यह अधिकार सीधे सीधे केंद्र को दे दिया गया। इस पर राज्य सरकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है, ना कोई विरोध करने का अधिकार है, क्योंकि संविधान आदेश ही नहीं दे रहा है, यह सीधे अधिकार केंद्र को दे दिया गया है। इस जैसे ई कॉमर्स जब हमारे देश आजाद हुआ, संविधान भारत की बनी, उस समय ई कॉमर्स ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इस संविधान सभा को यह एक था उम्मीद कि निकट भविष्य में यदि कोई विषय उभर कर आती है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार सीधे केंद्र का अधिकार होगा, राज्य की सरकार से कोई इसमें विवाद का मुद्दा ना बने। तो इस प्रकार से ई कॉमर्स केंद्रीय सूची यानी केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होगा। ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, जबकि कनाडा में अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार सीधे सीधे संसद यानी केंद्र सरकार को वहां दिया गया है। अब इसी प्रकार से केंद्र राज्य संबंध के भीतर में देखिए कि इसमें कुछ चीज ऐसा है, जैसे राज्यसभा की बात आती है तो राज्यसभा का रहना, उसकी उपादेयता कहां तक अनिवार्य है, ये केंद्र राज्य संबंधों के द्वारा भी इस बात का कुछ आधार दिया जा सकता है। क्योंकि राज्यसभा को कुछ अधिकार ऐसा है जो कि विशेष परिस्थिति के साथ ही ऊर्जा नहीं है, संविधान उनको अधिकार भी प्रदान करता है, जो लोकसभा से ज्यादा अधिकार उसके पास में रहता है। जैसे अब उसके बीच में सबसे पहला बात यह आता है कि राज्य सूची में कभी कभी जो भारतीय व्यवस्था है, भारत में 28 राज्य है, राज्यों की राजनीति कुछ अपने अलग होती है, लेकिन कभी राजनीति अलग हो जाने के कारण केंद्र सरकार की मानसिकता से राज्य की सरकार एडजस्ट नहीं कर पाती है, या कभी राज्य की सरकार केंद्र की मानसिकता से एडजस्ट नहीं होती है। ये विवाद लाजमी होती जा रही है। जैसे वित्त आयोग की मीटिंग में कुछ भारत के राज्य के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होते हैं, जो कि यह अनुचित है। वो समझते हैं कि केंद्र सरकार जो हमारे हिस्सा में जो राशि दिया है, जाने से कोई फायदा नहीं है, ये गलत बात हो जाती है। इस चीज की राजनीतिक समीकरण का समाधान होना चाहिए। केंद्र की सरकार के विपरीत यानी विपक्ष की सरकार यदि राज्य में बैठ जाती है तो वहां पर यह अक्सर ये देखने को मौका मिलता रहा है और उस वित्त आयोग की मीटिंग में वो लोग शामिल नहीं हो पाते हैं। यहां पर एक राजनीतिक मुद्दा आती है कि एक्ट 249 यह कहता है कि राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार है, यानी राज्यसभा कानून का निर्माण राज्य सूची पर कर सकती है, या किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित कर दे तभी राज्यसभा कानून का निर्माण कर सकती है। या यह भी हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य समझौता कर ले और केंद्र से आग्रह करे कि हमारे लिए एक कानून का निर्माण किया जाए, तो राज्यसभा कानून का निर्माण कर सकती है। या इससे पहले इस विषय पर कानून का निर्माण किया है तो राज्य सरकार को राज्यसभा सीधे सुझाव दे सकती है, हम इस पर कानून बना चुके हैं, आप भी इसे लागू कर लें। तो राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार है। यह आर्टिकल 249 के अनुसार यह राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। एक्ट 250 कहता है कि यदि राज्य में आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल के समय किसी प्रकार का कानून बनाने का यदि मौका मिलता है, कानून बनाने का अधिकार होता है, तो यह कानून संसद बनाएगी। राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। यानी आपातकालीन समय में आर्टिकल 250 के तहत राज्य विधानमंडल कानून का निर्माण नहीं करेगी। आपातकाल के समय यदि लागू होता है तो उस समय कानून बनाने का अधिकार सीधे सीधे संसद को प्राप्त हो जाता है। यह आर्टिकल 250 के भीतर का प्रोविजन है। अब इसके भीतर कुछ ऐसे परिषद और संस्थाएं केंद्र राज्य संबंधों के भीतर बनाई गई है।
जिसमें से सबसे पहले आता है एक्ट 262, जिसमें ट्रिब्यूनल की गठन की गई है। हालांकि ट्रिब्यूनल आने वाला समय के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। अभी भी कुछ राज्यों के पास ऐसे विवाद का समाधान का रास्ता इस ट्रिब्यूनल के पास में जा चुकी है। जैसे अब एक्ट देखिए, एक्ट 262 कहता है जब अंतरराज्यीय, इसमें याद रखना है कि एक नदियां यदि एक भारत से गुजरकर दूसरा राज्य में जाएगी, उस मामले को इसमें मामला नहीं लाया जाएगा। लेकिन अंतरराज्यीय इसमें कहता है जल ट्रिब्यूनल, इसको इंग्लिश नाम होता है ट्रिब्यूनल, हिंदी नाम होता है जल न्यायाधिकरण। एक ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का गठन एक्ट 262 के तहत किया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश होते हैं। ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होता है वह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के इक्विवेलेंट होता है। अब यदि ट्रिब्यूनल जो निर्णय दिया है, इस निर्णय को लेकर के आप यदि संतुष्ट नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला नहीं जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज इस ट्रिब्यूनल के सदस्य होते हैं। अब है क्या ये ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल में आता है कि जब दो या दो से अधिक राज्य के बीच से कोई नदियां गुजरती है और नदी जल विवाद का रूप लेता है, तो नदी जल विवाद का रूप लेने के बाद यह मामला ट्रिब्यूनल में जा सकता है। अब इस दौरों का समाधान, बीच का रास्ता निकालने का कार्य किया जाएगा। जैसे कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद दरअसल कर्नाटक, तमिलनाडु, कुछ केरल को टच करता है, उसका पुडुचेरी की ओर चली जाती है। तो इस प्रकार से ये कावेरी जल विवाद पर विवाद कर्नाटक राज्य के बीच में गंभीर आ चुकी है और तमिलनाडु के साथ काफी झड़पें भी होती रहती है, किसानों के बीच भी झड़पें होती है। अब इस नदी को सबसे पहले जिस राज्य से गुजरती है, कहता है कि पानी का इस्तेमाल अधिक करेंगे। अरब सागर की ओर गिरने वाली जितनी नदियां हैं, संस्कृत भाषा में एक प्रकार की वृद्ध होती जा रही है। यह सारी नदियां धीरे धीरे बरसाती बनकर के जा रही है। अब गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है तो पानी की किल्लत बढ़ती है। वहां किसान सिंचाई से लेकर अन्य कार्य में भी यह पानी का हिस्सा के लिए आवाज उठाता है। इस आवाज को उठाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता होती है। समाधान नहीं होता है तो नियम यह भी है कि केंद्रीय सरकार भी कैबिनेट की बैठक करे और निर्णय दे। लेकिन इसे ट्रिब्यूनल के अधीन ये मामला लाया जाता है। लेकिन ट्रिब्यूनल जो भी निर्णय दिया है, कितना डेसिबल कौन पानी यूज करेगा, अब डेसिबल से इस चारों राज्य के बीच में कोई समाधान नहीं हो पाता है तो विवाद यथावत रह जाती है। इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। इसका समाधान का एक ही आधार है कि पर्यावरण संरक्षण हो, और पर्यावरण संरक्षण जब तक नहीं करेंगे, नदी में पानी अधिक मात्रा में नहीं आएगी तो विवाद होना लाजमी है। तो इस प्रकार से ये ट्रिब्यूनल आर्टिकल 262 के भीतर गठित करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार से आर्टिकल 1 आता है जो भारतीय संविधान के भीतर सबसे लेटेस्ट आर्टिकल है 263, जो अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा करता है। इसको हटाए। अब इसके भीतर हालांकि इस पर और भी नदी जल विवाद उभर कर आएगी 262 में। इसमें यमुना विवाद भी आ गया है और भी नदियां आएगी। जो वह नदी का विवाद आएगा जो नदी एक राज्य से निकलते हुए 2-3 राज्यों को पार करती जा रही है, ये विवाद आएगा। इसलिए समय के हिसाब से पर्यावरण संरक्षण देना बहुत जरूरी है और हर तरह से जब तक हमारे देश के भीतर में कुछ कानून व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, करीब से करीब एक अनुशासनात्मक व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी, तो पर्यावरण पर सीधा इसका खतरा होता है और खतरा होने से ही यह समस्या पैदा हो रहा है। अब देखिए एक्ट 263, जिस 263 के भीतर कहता है कि अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद इस परिषद का गठन 263 के तहत किया जाता है। यह भारतीय संविधान का सबसे लेटेस्ट आर्टिकल है जो लागू हुआ है।
इसका गठन दरअसल 10 अक्टूबर 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के समय में लागू किया गया। केंद्र की कांग्रेस की सरकार उस समय यह कह करके इसको इनकार कर देती थी कि क्षेत्रीय परिषद इसी प्रकार का कार्य करती है, इसीलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने कहा कि जब संविधान निर्माता सभा ने व्यवस्था किया है तो यह व्यवस्था होनी चाहिए और लागू किया जाए। इसका संगठन जो होता है, इस संगठन में अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 मंत्री होते हैं। 6 मंत्री में स्वाभाविक है कि कुछ विशिष्ट विभाग का मंत्री होना चाहिए, जैसे शिक्षा विभाग का मंत्री होगा, वित्त विभाग का मंत्री होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज है। इसमें शेष प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है किस मंत्री को इसमें आप नॉमिनेट करते हैं। इसके अन्य सदस्य के रूप में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेंगे और सभी केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां मुख्यमंत्री और जहां नहीं है वहां प्रशासक भाग लेंगे। यदि किसी राज्य में 356 लागू रहेगा तो वहां तो मुख्यमंत्री नहीं होगा, तब उसका स्थान राज्यपाल लेगा और राज्यपाल इसमें भाग लेंगे। योजना नीति आयोग के सदस्य इसके सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करते हैं। तो सलाहकार के रूप में नीति आयोग के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसका मुख्यालय विज्ञान भवन नई दिल्ली में है। अब है क्या, इसके लिए कोरम का भी निर्धारण किया गया है। अध्यक्ष समेत 10 सदस्य इसमें रहना चाहिए। 10 सदस्य से कम में इसकी बैठक नहीं होती है तो अध्यक्ष यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, कोरम लगा के बैठक को स्थगित कर सकते हैं। इसका कार्य है अंतरराज्यीय परिवहन का विकास करना, अंतरराज्यीय परिवहन का विकास करना, संचार व्यवस्थाओं से व्यवस्थित करना। उसके बाद है देश की जो डिजास्टर की स्थितियां आती है या आंतरिक समस्या में नक्सल या आतंकवाद जैसी कोई समस्याएं घटती है, ऐसी समस्याओं में यह आपसी निराकरण का आधार बनता है। हालांकि इस प्रकार की संगठन का होना अनिवार्य है, ये रहना चाहिए कि देश में एक सुप्रीम कैबिनेट व्यवस्था के तहत गंभीर समस्याओं का समाधान करने का यह एक रास्ता देती है। यह अंतरराज्यीय परिषद की व्यवस्था है। उसके बाद आता है वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में कुछ व्यवस्थाएं भी संविधान के भीतर लागू किया गया है, जैसे एक्ट 280 जहां वित्त आयोग का गठन किया गया है। हटा दें इसको, हटा दें, नोट हो गई, हटाएं। 280 यहाँ पर वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर, इसका जो कार्यकाल है, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसमें अध्यक्ष 1 होते हैं और सदस्य की संख्या 4 होती है। कुल 5 सदस्यीय यह वित्त आयोग कार्य करती है। अध्यक्ष जो बनाया जाता है, अध्यक्ष उन व्यक्ति को बनाया जाएगा जो सार्वजनिक कार्य का
व्यापक अनुभव रखने वाले व्यक्ति। अब है सदस्य जो होता है, प्रथम सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्ति न्यायाधीश। तो अक्सर सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही आते हैं, कार्यरत न्यायाधीश। फिर सुप्रीम कोर्ट का काम व्यवधान में आएगा। द्वितीय सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, किसी उच्च न्यायालय के हो सकते हैं। तृतीय सदस्य वित्त तथा लेखा का व्याख्याता होता है, लेखा का व्याख्याता हो या विशेष ज्ञान रखने वाले हों। चतुर्थ सदस्य अर्थशास्त्र विशेषज्ञ होते हैं। इस प्रकार अध्यक्ष समेत कुल मिला के 5 सदस्य हो गया। या अब केंद्र और राज्य के बीच से जो कर उगाही की गई है, शुल्क वसूल की गई है, इसको वह बांटने का काम करते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में यह बांटते हैं। 42% यह राज्यों की हिस्सेदारी देने की भी बात कही गई है। फिर यह आयोग का कार्यकाल जब से खत्म होता है, फिर नवीन वित्त आयोग की गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को बनता है। अब एक्ट 286 कहता है कि यदि किसी राज्य में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, किसी राज्य में किसी वस्तु का उत्पादन हो जाए, उत्पादन हो तो इस पर कर लगाने का अधिकार केंद्र का होता है। केंद्र सरकार इस पर लगाएगी, राज्य को कर लगाने का अधिकार उस मुद्दे पर नहीं होता है। इस पर कुछ और भी कुछ संबंध हैं, जिस संबंधों के द्वारा यह समझना पड़ेगा, तो फिर इसे दूसरी क्लास में समझाएंगे। इसको आज यहीं तक।